तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में लास्ट लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था और आज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें एक से अधिक रिएक्टेंट काम में आते हैं। यदि इनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इन सम रिएक्शंस वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, इन सम रिएक्शन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, so rate of reaction for this reaction does not depend upon the reactant that is in excess. Such type of reactions are known as pseudo first order reactions. ओके, और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी रिएक्शंस के नंबर ऑफ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है तो उस टाइप की रिएक्शंस को अपन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, जिसमें जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट दैट इज इन एक्सेस। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शंस को अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। मेरे पास में एक एग्जांपल है CH3 COO and C2H5 एथिल एसीटेट का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करें, एथिल एसीटेट का यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करें तो अपने पास में क्या होगा, एसिड CH3 COO एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। इन दिस रिएक्शन H2O in excess, so the rate of reaction will not depend upon the molar concentration of water. तो इस रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी कितनी है 2। अब इस रिएक्शंस का जो रेट लो होगा वो रेट लो कैसे लिख सकते हैं अपन, रेट इक्वल टू dx अपॉन dt, रेट इक्वल टू dx अपॉन dt के, बोलिए CH3 COO C2H5. It means the molar concentration of ester and the molar concentration of water. We know that H2O and molar concentration of H2O is constant. So rate of reaction will not depend upon the molar concentration of H2। तो इसके लिए जो रेट होगा dx अपॉन dt will be क्या, K CH3 COO C2H5। ओके, या यदि इसके लिए मैं रेट कांस्टेंट इस टाइप से लिखूं तो मेरे पास में K की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो K will be K dash H2O, K dash H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके यानी कि एस्टर की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी। इस टाइप की जो रिएक्शन है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन बिकॉज़ इन दिस रिएक्शन द फॉर्म्ड एसिटिक एसिड इटसेल्फ एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। इस एसिटिक एसिड के कारण से प्रोडक्ट में जो एसिटिक एसिड बन रहा है इसके कारण से इस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन में कोई आउटर कैटलिस्ट अपन ने ऐड नहीं किया बल्कि इस एसिटिक एसिड के कारण से इसका हाइड्रोलाइसिस बढ़ रहा है, तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन, ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन। ओके, तो दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो पहला एग्जांपल हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, मैं रख कर रहा हूं इसको, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सेकंड एग्जांपल, पहला मैं लिख के चल रहा हूं, आप नोट करना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सेकंड, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर
is also the example of pseudo first order reaction, inversion of sugar। वो कैसे, देखिए सुक्रोज का एग्जांपल C12H22O11, इसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक मीडियम में, तो सुक्रोज का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज C6H12O6, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होते हैं। देखिए बिफोर हाइड्रोलाइसिस यानी कि बिफोर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज जो है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बिफोर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज जो होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज सुगर। एंड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस यह लिवो रोटेटरी बन जाता है। वो कैसे, देखिए हाइड्रोलाइसिस के बाद में ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, इसका मतलब डी ग्लूकोज। ओके, अब इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, इसकी वैल्यू जो होती है 52.5 डिग्री और इसकी जो वैल्यू होती है 92.5 डिग्री। देखिए यहां पर डी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये डी एंड एल ये डेक्स्ट्रो और लिवो को डिनोट नहीं करते हैं बल्कि ये ओरिएंटेशन शो करते हैं, राइट। अब इसका आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जो ग्लूकोज ऑब्टेन हो रहा है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 52.4, इसका स्पेसिफिक रोटेशन 92.4, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर इनका मैग्नीट्यूड एंगल का मैग्नीट्यूड सेम होता तो ये नॉन पोलर बन जाता, बट इसका जो लिवो रोटेशन है उसके डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा है, इसलिए ये जो शुगर होगी अपने पास में ये इन्वर्टेड शुगर होगी। Sucrose will be inverted sugar because the magnitude of levo rotation is greater than the dextro rotation। इसकी वैल्यू से ज्यादा हो गई तो इसलिए सुक्रोज जो होगा ये लिवो रोटेशन शो करेगा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे इन्वर्टेड शुगर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इन्वर्टेड। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट रिएक्शन। तो इसके लिए रेट लो क्या होगा, इन दिस रिएक्शन H2O जो सॉल्वेंट होता है, H2O सॉल्वेंट होता है, ये एक्सेस में होगा और एक्सेस में होने के कारण से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस will not depend upon the molar concentration of H2O but it will depend only upon the molar concentration of sucrose। तो R equal to dx upon dt will be, इसका जो रेट लो होगा वो होगा सुक्रोज शुगर। ओके, तो ये हुआ इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये भी क्या, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और एक थर्ड रिएक्शंस और है, अपन लिख लेते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जनरली वो रिएक्शंस आप मान के चलिए कि जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिफरेंट होता है, वो सारी की सारी रिएक्शंस जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस शो करती है या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तीसरा H2 प्लस I2 दोनों रिएक्शन करके 2HI, इस रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 1। वो कैसे, रेट अपन लिखें तो रेट विल बी KH2। अगर रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब I2 इन एक्सेस। यदि इसके लिए I2 के लिए निकाले 1, रेट के I2, इसका मतलब H2 इन एक्सेस। अब इन सारे एग्जांपल से अपन ये समझ चुके हैं कि वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, और अपन मानते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस में होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इन रिएक्शंस को तो अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे, और उन सारी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन केवल उसी रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी जिनकी कंसंट्रेशन में एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है। तो अपन जनरली बोल सकते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट एक्सेस
में होता है उनकी मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होता है, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल उन्हीं मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी जिनकी मोलर कंसंट्रेशन में एक सिग्निफिकेंट या आइडेंटिफाइड या डिटरमिनेंट चेंज हो, उसी को अपन सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की ये जो रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड का आप एथेनॉल से रिएक्शन करवाओ, एनहाइड्राइड का आप एथेनॉल से रिएक्शंस करवाओगे तो उसमें एस्टर बनेगा। बट एथेनॉल इस रिएक्शंस में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है और सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो alcoholic hydrolysis of acetic anhydride, the reaction of H2 and I2, the acidic hydrolysis of ester and the inversion of sugar, all are the examples of pseudo first order reactions, right? अब इस रिएक्शन से रिलेटेड मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस रिएक्शन से रिलेटेड मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 in first order reaction 2NO2 plus half O2 is this at 318 Kelvin it becomes, देखिए मेरे पास में एक रिएक्शन है N2O5, इसका थर्मली डिकम्पोजिशन करें तो ये बनेगा 2NO2G प्लस हाफ O2G, राइट। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन इट मींस R नोट वो कितनी है 1.24 into 10 to power mole per liter it becomes, and R की वैल्यू कितनी है 0.20 into 10 to power -2 mole per liter. Then find out the rate constant for menstrual reaction at 318 Kelvin temperature after 60 minutes. तो T की वैल्यू 60 मिनट, अपने को क्या फाइंड आउट करना है K1। ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो K1 विल बी 2.303, T की वैल्यू कितनी है 60 आफ्टर 60 मिनट, एंड लॉग R नॉट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1.24 10 टू पावर मोल पर लीटर, एंड टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है 0.20 into 10 to power -2 कैंसिल। यस, K1 equal to 2.30360 एंड ये होगा log, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.2 और ये K1 ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू log 6.2 की वैल्यू जो नियर अबाउट होती है वो होती है 0.7924। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो K1 विल बी क्या होगा बेटा 2.303 इंटू 0.7924 अपॉन 60। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, यदि ये मिनट में है तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स, राइट। यहाँ पर 0.7924 कैसे आएगा क्योंकि log 6.2 इक्वल टू 0.7924। ओके, इस टाइप से। यस, क्योंकि अब अपन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उन न्यूमेरिकल को करने के बाद में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो इमेज है वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का। यस, सेकंड क्वेश्चन रख कर रहा हूं इसको। The conversion of reactant X into product Y into the reaction X। सेकंड क्वेश्चन है X का Y में कन्वर्जन into X takes place by second order kinetics। तो इसके लिए रेट लो क्या होगा, रेट इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू kx की पावर 2। by second order kinetics, if concentration of X is triple, then what will be effect on the rate of formation of Y? if concentration, अब यदि मान लीजिए फर्स्ट फेज में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि
इस कंडीशन में इसका रेट लो क्या होगा, R1 इक्वल टू, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो ये इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया जाए तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू के, x की जगह कितनी हो जाएगी बेटा 3x इक्वेशन 2, सॉरी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं k इंटू 9 एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2। तो R2 R के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो ये क्या होगा k 9x 1 में क्या है बेटा k x की पावर 2, k से k कैंसिल x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1, इसका मतलब 9 2, तो R2 क्या होगा, R2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ R1। यदि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पहले से 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। ओके, थर्ड रिएक्शन है मेरे पास में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K1 इज, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट K1 कितना है 1.15 into 10 to power -3। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टाइम टू रिड्यूस, तो अपने को T फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टाइम टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 5G to 3G, तो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन R0 इक्वल टू 5 ग्राम और टी टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी 3 ग्राम। तो अपने को समझ गए क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, अगर उस ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 5G है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन 3G है, तो 5G से 3G होने में उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपल K1 इक्वल टू 2.303 T log इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मैंने कहा था नहीं एक तरह से रामबाण है, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम में आने वाला है। तो टाइम की वैल्यू जो अपन फाइंड आउट करें तो अपने पास में क्या होगा t इक्वल टू t पॉइंट k1 1.15 into 10 to power -3, इनिशियल कंसंट्रेशन कितने log 5 ग्राम और ये कितनी है बेटा 3 ग्राम, राइट। अब T की वैल्यू 2.303 अपॉन 1.15 into 10 to power -3, ये log, और इसको मैं स्टेप्स लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान देना, log 5 माइनस log 3, क्योंकि log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस n, तो T विल बी 2.303 1.15 into 10 to power -3 into log 5। तो देखिए ध्यान रखना, log 2 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू होती है 0.6991। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 0.6991 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, तो t की वैल्यू अपने पास में कितनी आने वाली है t की वैल्यू है t इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 to power -3 इंटू, इसको अपन सोल्व करेंगे तो होगा 0.222। अब t आपको बस मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर 2.303 इंटू 0.222 अपॉन इंटू 10 to power 3 1.15, इसको आप सोल्व करना, सोल्व करने पर जो आंसर होगा उस टाइम में उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम को व्हेन वो टाइम रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो यहां से t की वैल्यू आएगी नहीं, वो टाइम होगा जब
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाएगा। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं है केमिस्ट्री का, तो आप बेटा इसको सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, during the nuclear explosion one of products is strontium 90 with half life of 28.1 year. If 1 microgram of 90 strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years if it is not lost metabolically? इसका सिंपल सा मीनिंग ये क्वेश्चन समझ लीजिए पहले आप। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और उस रीजन में कोई बच्चा है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो बनता है, उसका नाम है स्ट्रोंशियम 90 और उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो है 28.1 ईयर। अब ये ऐसे कह रहा है कि यदि उस बच्चे की बोन्स में कैल्शियम की जगह पर यदि स्ट्रोंशियम का एब्जॉर्प्शन हो और वो स्ट्रोंशियम बच्चे की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो 10 इयर्स के बाद में उस बच्चे की बॉडी में कितना स्ट्रोंशियम बचेगा। मेटाबॉलिकली इन्वेस्ट नहीं होगा, मेटाबॉलिकली उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो सर वो डिसइंटीग्रेटेड कैसे होगा, यानी रेडियो एक्टिव डीके से। चलो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। टी हाफ कितना है अपने पास है, टी हाफ 28.1 इयर्स, और अपन ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अपने पास में सबसे पहले K1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो K1 के लिए क्या होगा 2.303 और इसका टी टाइम कितना है यानी कि 28.1, ये होगा बेटा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, यदि इसको मैं मान लेता हूं आर नोट और ये आर। राइट, चलो इसको मैं सपोज करो ये, इस इक्वेशन को अपने को काम में लेना है, बट अपने पास में यहां पर टी हाफ की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू नहीं है। अगर टी हाफ होता तो मैं 28.1 यहां पर रख देता, बट अपने पास में वैल्यू किसकी है टी हाफ की। यदि टी हाफ गिवन हो तो रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। K1 इक्वल टू क्या होने वाला है बताइए 0.693 अपॉन क्या टी हाफ 28.1। तो K1 की वैल्यू इसको यदि आप सोल्व करोगे तो ये होगी 0.025 ईयर्स, यानी K1 विल बी कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -2 ईयर्स। ओके 0.025 तो 2.5 इंटू 10 टू पावर -4 ईयर्स। अब अपने को T यानी ये कितना है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 इयर्स के बाद में R की वैल्यू क्या होगी, तो वेरी सिंपल। अब मुझे मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी, तो इस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं अपन 2.303, T की वैल्यू कितनी है 10 इयर्स और लॉग इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है स्ट्रोंशियम की 1 यानी आर नोट कितना है ये 1 माइक्रोग्राम, और आर अपने को फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर। इन सब की वैल्यू कितनी है, ये सब की वैल्यू किसके इक्वल है K1 के, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -2। ओके कोई प्रॉब्लम है राइट। देखिए अब अपने को सिंपल सी बात है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं log 1 अपॉन r इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर -2,
into 10 upon 2.303 2.303 10 ऊपर ये नीचे, तो log 1 upon r, इसको अपन कैलकुलेट करें, इसको अपन कैलकुलेट करें तो अपने पास में वैल्यूज कितनी आने आएंगी। यदि आप इस पूरे स्टेप को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज आएगी 0.1086 0.1086। अब देखिए log 1 upon r इक्वल टू 0.1086, तो अपने पास क्या है 1 अपॉन r। यदि log 1 अपॉन r की वैल्यू 0.1086 है तो 1 अपॉन r की वैल्यू क्या होगी, इसका एंटीलॉग 0.1086, तो 1 अपॉन r देखिए एंटीलॉग में मैंटिक्स का कितना 10.1086। मैंने क्या बताया था आपको, एंटीलॉग टेबल आप देखोगे तो एंटीलॉग टेबल में आप ये पाओगे कि 0.10 ये 2 डिजिट है, तो 0.10 पहला जो कॉलम है नहीं, तो 0.10 जो वर्टिकल कॉलम 0.10 और उसका हॉरिजॉन्टल कॉलम 8, उसका हॉरिजॉन्टल कॉलम कितना है बेटा 8। तो अब आप देखोगे कि 8 और ये 6 होगा मेन डिफरेंस, तो 0.10 के 8 के नीचे आप आओगे तो वहां पर मिलेगा आपको 1282। 0.10 वर्टिकल कॉलम 8 हॉरिजॉन्टल कॉलम, तो 0.10 को शीट में आके चलना आप 8 पे कितना आ जाएगा 1282 और मेन डिफरेंस कितना है 6, तो 6 में कितना हो जाएगा 2, तो इसमें आप 2 ऐड करोगे तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा अपने पास में इक्वल टू नियर अबाउट 1284 और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है 1 डिजिट में है तो n+1 करो 1, तो 1 यानी इसको मैं n मान रहा हूं और ये पॉजिटिव है तो n+1 1, तो 1 डिजिट छोड़ के ये, इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि एंटीलॉग 0.1086 की वैल्यू होगी 1.284 अपॉन में 1 कर देता हूं सिंपल बनाने के लिए, समझाने के लिए। तो अब अपने पास अपने को r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1284, इसको आप सोल्व करना, नियर अबाउट कितना होगा 0.78 माइक्रोग्राम आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा आफ्टर 10 years the remaining concentration or the remaining amount of the radioactive substance strontium will be 0.78 microgram in the newly born baby. Okay, ठीक है, यस। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन हो रहा है, टाइम नोट करते रहना। A reaction is first order with respect to reactant A and second order with respect to reactant B. तो पहले अपन रिएक्शन लिखेंगे, एक रिएक्शन A plus B and C, सपोज कंसीडर अपने कंसीडर कर लिया। A reaction is first order with respect to A, तो इसके लिए रेट लो क्या होगा, रेट इक्वल टू dx upon dt will be K फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए और सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, तो v का पावर। व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ये हो गई व्हाट विल बी द डिफरेंशियल, यदि कोई रिएक्शन a प्लस b प्रोडक्शन टू c है, यदि ये रिएक्शन a के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और b के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, तो इसका रेट लो क्या होगा या फिर डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, यही होगी। How is rate affected when concentration of B is threefold? तो देखिए यदि मैं इसको R1 मानता हूं, R1 इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन को आगे पढ़िए, हाउ इज रेट, तो पहला
स्टेप तो ये सोल्व हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा इसका, हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। ये हो गया, यदि इसकी कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट रहेगी, तो देखना इधर R2, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मानते हैं अपन। R2 ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करना है, और बी की कंसंट्रेशन यदि ट्रिपल्ड हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3b। 3b अब सपोज करिए ये कितना हो जाएगा 3b। अब इसका स्क्वायर, ये बी रिएक्टेंट है नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन को मैं भी मान लेता हूं, या फिर आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो। ओके, तो R2 इक्वल टू के ए इंटू 9b स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। अपन ये R2 और R1 में रिलेशन क्या होगा, तो R2 और R1 के ए की पावर 9b का स्क्वायर अपॉन के ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, अपने को क्या करना है, के से के कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 9, तो R2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ R1, 9 टाइम्स ऑफ R1। ओके राइट। अब चलो इसमें एक हो रहा है, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी इज डबल। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है, यदि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी इज डबल। यदि ए और बी रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगी, R2 विल बी के 2a, इसको डबल कर देते हैं तो अपन 2a मान लेते हैं। मैंने बताया था बेटा अभी इसको a है, ये हालांकि रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन को आप x मोल पर लीटर भी मान के कर सकते हो इजीली जैसे आप चाहो, और b की कंसंट्रेशन को भी डबल कर देते हैं 2b का स्क्वायर, R2 क्या k 2a, और ये क्या होने वाला है डॉट 4b स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 तो 4b स्क्वायर। R2 इक्वेशन कितने, थर्ड। मैं इसको इक्वेशन कौन सा मान रहा हूं बेटा, चलो ये अब अपन क्या करते हैं, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, तो क्या हो जाएगा K 2A डॉट 4B R1 K A डॉट B स्क्वायर, B स्क्वायर कैंसिल। ओके, ए से ए कैंसिल। अब R2 अपॉन R1 ये क्या है 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डॉट 4, और ये क्या है ए से ए कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 इसका मतलब क्या 8, तो R2 विल बी 8 टाइम्स ऑफ R1, R2 will be 8 times of R1. Okay? Yes. लास्ट न्यूमेरिकल मेरे पास में है 6। ये न्यूमेरिकल्स वो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, यदि इनको आप सोल्व करोगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छी तरह समझ जाओगे। द थर्मल डिकम्पोजिशन 6 न्यूमेरिकल है। The thermal decomposition of ammonia at platinum surface is zero reaction, तो अपन लिख लेते हैं thermal decomposition NH3, ये प्लेटिनम सरफेस पर डेल्टा, तो ये होगा N2G प्लस 3H2G इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा R इक्वल टू dx अपॉन dt K NH3 की पावर 2 या 0। The find out the rate of formation of N2, rate of formation of N2, तो rate of formation of N2, rate of formation of N2 अपने को find out करना है। If
एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 वो भी फाइंड आउट करना है। इफ K1 की वैल्यू कितनी है 2.5 into 10 to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके यस, अब अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन के लिए रेट लो या रेट इक्वेशन क्या होगी, इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन क्या होगी, तो रेट इक्वल टू, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं नहीं, dx/dt इक्वल टू रेट इक्वल टू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, तो अपन ने क्या पढ़ा है -1/2 चेंज इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और ये होगा डेल्टा टी। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे। अब प्रोडक्ट में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, बोलिए डेल्टा एन 2 अपॉन डेल्टा टी। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, प्रोडक्ट में है तो अपने देखो प्रोडक्ट है प्लस रिएक्टेंट क्या लिखी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और इन दोनों में रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ये होने वाला है 1/3 change into the molar concentration of H2 upon delta T। अब पहला क्वेश्चन देखिए, रेट कितनी है, रेट अपने पास में है 2.5 into 10 to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू ये क्या डेल्टा एन 2 अपॉन डेल्टा टी, यही हो जाएगी। तो अपने के पास क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 विल बी, इसके सेम ही होगी क्योंकि तो सेम हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 into 10 to power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा बेटा, यहां से दिख रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कितना 2.5 into 10 to power minus 4। अब इसकी वैल्यू करनी है अपने को क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो ये होगा डेल्टा H2 डेल्टा T विल बी 3, तो ये याद आएगा, तो 3 into 2.5 into 10 to power minus 4 इक्वल टू कितना 7.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उनको सोल्व किया। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से उन सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आज लगभग कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे, हालांकि वो अपने नेट में या सीबीएसई में या फिर जीके सिलेबस में नहीं है, अपन थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने एक छोटी सी जानकारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स अपने 12th क्लास में, जी में और आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, बट बाय द वे कभी क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसकी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। जनरली वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। और इसको अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कैसे है, इफ the sum of powers of molar concentration of reactants in rate determining step for a reaction is 2, then such type of reaction is known as second order kinetics। Suppose मैंने एक रिएक्शन, मैं दो रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पर 2A प्रोडक्ट इनटू राइट, और एक रिएक्शन मेरे पास में है A प्लस B, A प्लस B, यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब
अपना स्टेटमेंट ये है, रेट लो है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो आर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, आर विल बी dx अपॉन dt के जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितने 2, कोई प्रॉब्लम? ये इसकी डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है, ये इसकी डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। अगर टी टाइम पर, अब इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, यदि टी टाइम पर इफ एट टी टाइम द x amount of reactant A is disintegrated, then R क्या होगा, R यानी कि इक्वल टू dx अपॉन dt के, या मैं लिख सकता हूं उसको a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी yes, A is the initial concentration of reactant A। अब देखिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स डिसइंटीग्रेटेड इक्वेशन, अब पूरा डेरिवेशन अपने को करने की जरूरत नहीं है जैसा अपने जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में। अब इसके लिए मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहा हूं, तो मैं इसके लिए सीधी सी बात है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K1 विल बी 1 अपॉन t इनटू x अपॉन a माइनस एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट की इक्वेशन है। 1 अपॉन टी इंटू एक्स, यानी टी टाइम पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितनी अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड हुई, इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितनी अमाउंट इसकी डिकम्पोज होगी या रिएक्शन में कंज्यूम हुई है वो, ठीक है बेटा। अब इसके लिए हाफ लाइफ टाइम निकालें अपन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ पर x क्या हो जाएगा बताइए, टी हाफ पर a बाई 2, और a बाई 2 क्या होगा, तो इसका मतलब ये अपने पास x है, तो इसको आप यूं भी समझ सकते हो, इसको आप ये भी समझ सकते हो क्या, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम देखो टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन K2 इनटू, अब टी हाफ है तो इसकी डिसइंटीग्रेटेड होने वाले अमाउंट भी हो जाएगी हाफ, तो x की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, हाफ अपॉन a माइनस हाफ, राइट। तो ये क्या होने वाला है, टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन kt, ये a हाफ और ये a इंटू a हाफ, हाफ से ये से कैंसिल, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी 1 अपॉन K2A, यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टी हाफ की वैल्यू होगी इक्वल टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट K2A, ठीक है बेटा। अब मेरे पास में ये रिएक्शन थी a प्लस बी प्रोडक्ट, इसके लिए डिसइंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, तो r इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू क्या, K2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। इफ A is initial concentration of reactant A and B is initial concentration of reactant B, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए। और टी टाइम पर यदि x डिकम्पोज हो जाए, टी टाइम पर यदि x के अमाउंट डिकम्पोज हो जाए तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू dx अपॉन dt K2A माइनस x, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस x, और यहां हो जाएगा B का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस x, ठीक है ना। तो यदि इस फॉर्मूले को अपन कब काम में लेते हैं, जब
यहाँ ए और बी दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तब अपन इसको काम में ले सकते हैं। अब इसके लिए यदि इफ द मोलर कंसंट्रेशन of A and B are same, if the molar concentration of A and B are same, then integrated rate equation इसके लिए क्या होगा, then integrated rate equation for such type of second order kinetics K2 equal to 1 upon T same होगा dot x upon a minus x। तो अपने को ये पता है कि यदि दोनों की मोलर कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है तो a प्लस बी और 2a दोनों रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेम होगी। और मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इफ द मोलर कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, इफ मोलर कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, तब रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2 इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ पर K2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूं 2.303 T A माइनस बी log B इंटू A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को अपन तब काम में लेते हैं जब किसी भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए A और B यानी दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। तो K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन T A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट एंड B स्मॉल b मींस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B log सेम। तो ये जब मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कब होगा, जब दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। और अब क्या, एक बहुत ही कॉमन चीज जो जरूरी है हर एक आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है, अपने को ये भी पता है कि आप जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। यदि इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर n है, n ऑर्डर है, देन हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, a यानी उस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। दूसरा हाफ लाइफ इफ द, ओके, अब दूसरी चीज, द remaining amount or concentration, the remaining amount or concentration of the substance or reactant after nth lifetime and half lifetime, okay, remaining amount and concentration of the substance or reactant after nth half lifetime। किसी भी मान लीजिए सपोज initial concentration of the reactant, initial concentration, initial amount of the substance or reactant is A mole per liter। तो nth हाफ लाइफ टाइम के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, वो क्या होगी, इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n, 1 अपॉन 2 की पावर n। तो ये दो फॉर्मूलाज है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n हो तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एंड हाफ लाइफ टाइम के बाद में बचे हुए किसी भी रिएक्टेंट के
अमाउंट और कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 की पावर n, 1/2 की n यानी कितना प्लस n। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आप इनके अपने एनसीईआरटी बुक से अच्छी तरह से इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। अपने फर्स्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाला टॉपिक अब कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।